Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 10 July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है. पहला है पुतिन एक्सेप्ट्स मोदीज रिक्वेस्ट टू रिलीज इंडियन मिलिट्री रिक्रूट्स. तो यहाँ पर अभी आप सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रशिया की विजिट में गए हुए हैं और इसी के दौरान यहाँ पर वेरियस जो इकोनॉमिक टाइज है, जो बायलैटरल ट्रेड टारगेट्स थे, उन पर फोकस किया गया. और साथ साथ यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो रिक्वेस्ट थी कि जो इंडियन मिलिटेंट्स हैं, है ना, तो आपका जो ये यूक्रेन वॉर की जो फ्रंट में है तो उनको यहाँ पर क्या किया जाए, रिलीज़ किया जाए. सेकंड है हमारा अ बजट दैट ड्राइव्स ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. तो अब देखिए 23 जुलाई को क्या आने वाला है, हमारा बजट आने वाला है. तो इस आज के आर्टिकल्स में आप वेरियस आर्टिकल्स जो ऐसे हैं यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि बजट हमारा कैसा होना चाहिए, किन किन बातों पर यहाँ पर फोकस करना चाहिए. तो ये जो आर्टिकल इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे जो बजट है उस पर ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर यहाँ पर फोकस करना चाहिए. थर्ड वन इज द शेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3.0 फॉर मोदी 3.0. यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया गया है. क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपके ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके जो पॉइंट्स हैं आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट है द इनेट लिमिटेशन ऑफ एग्जीक्यूटिंग ICET. हम यहाँ पे ICET के बारे में देखेंगे, जो इंडिया और USA के बीच का जो ये एग्रीमेंट है. उसके बाद हम बात करेंगे जो स्मार्टफोन्स कंपोनेंट है उनमें टैरिफ्स को रिड्यूस करने की बात की गई है. And the last article, it is also very important article for us, like the minimum support price और loan waiver. ये कुछ crucial issues हैं for the farmers. तो जो अभी बजट आने वाला है उसमें हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से जो farmers का जो issue है इसको resolve किया जा सके. तो आज टोटल हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं. अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो पहला हमने यहाँ पर डिस्कस किया, वैसे एज सच इसमें कुछ नहीं, बट आप लोगों के लिए अपडेट है, ठीक है. तो इस अपडेट में ये कहा जा रहा है कि पुतिन एक्सेप्ट्स मोदीज रिक्वेस्ट टू रिलीज इंडियन मिलिट्री रिक्रूट्स. तो ये आप सभी को बता दिया जाए कि लाइक जो यहाँ पर यूक्रेन रशिया जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस वॉर में, इस कन्फ्लिक्ट में जो इंडियन मिलिट्री मतलब कि इंडियन जो है वो यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, तो उनको रिलीज करने की बात की गई है, ठीक है. और इस चीज़ पर यहाँ पर जो पुतिन जी हैं वो एग्री भी हो चुके हैं. उसके बाद हम देखेंगे बायलैटरल ट्रेड टारगेट फॉर 2030 सेट एट 100 बिलियन. तो डॉलर का यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड का टारगेट सेट किया गया है कि 2030 तक मतलब 2030 तक इंडिया बायलैटरल ट्रेड मतलब इंडिया एंड रशिया के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड होगा वो कितना हो जाएगा, 100 बिलियन डॉलर तक हमें क्या करना है, पहुंचाना है. इस पर बात की गई. सो इंडिया एंड रशिया एग्री टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू $100 billion by 2030, including the use of national currency to circumvent Western sanctions, as Prime Minister Narendra Modi and Russian President for the 22nd annual summit here on Tuesday. तो अभी ये क्या थी, हमारी 22nd annual summit थी, ठीक है. और इसमें ये कहा गया है कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड 2030 तक हम $100 बिलियन तक पहुंचाएंगे और साथ साथ इसमें जो हमारी नेशनल करेंसी है इसका यूज़ करेंगे. क्यों इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या किया, सैंक्शंस लगा के रखे हैं. तो उस सैंक्शंस को सर्कमवेट करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, नेशनल करेंसीज का मेनली यूज़ किया जाएगा. आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज हियर, अ बजट दैट ड्राइव्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. ओके, इस आर्टिकल में हम किसकी बात करें, बजट की बात करें. 23 जुलाई को हमारा बजट यहाँ पे प्रेजेंट होने जा रहा है. अब इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी जो GDP होनी चाहिए, GDP में मतलब कि हमारा टोटल 7% तक मतलब हमारी जो रेट है वो यहाँ पर चलना चाहिए. ओके, सो इसमें ये हो गया. सो here you will see that while medium term objective may be to sustain the real GDP growth rate in the range of 7 to 7.5%, this would facilitate the bringing down the physical deficit relative to GDP. अब इसमें हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है.
पहला तो क्या है, हमें जीडीपी ग्रोथ भी करनी है, साथ साथ ही जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कितने रुपए, आपकी जो मंथली सैलरी, फॉर एग्जांपल ये घर है आपका, ठीक है, यहाँ पर कमाने वाले कौन है, जो अर्निंग का एक सोर्स है, अर्निंग का सोर्स कितना आ रहा है आपके महीने में, यहाँ पर सिर्फ 1,000 रुपये आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आपका जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग है वो 1,000 से ज़्यादा रही, फॉर एग्जाम्पल 1,500 की यहाँ पर हो रही है, कितनी, 1,500 की, आपके पास 1,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो स्पेंडिंग हो रही है, खर्चा ये सब मिलाकर 1,500 का हो रहा, तो ये जो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आएंगे अब, तो या तो आपने उसे कहीं से बोरो किया है या फिर लोन लिया है, तो ये जो 500 जो ये एक्स्ट्रा है, तो मतलब हमारी अर्निंग, जो आपका यहाँ पर रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर है, इसके बीच का जो गैप होता है, द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इज नोन एज फिजिकल डेफिसिट। ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर निकल कर, मतलब जिसको हम कहते हैं एक तरीके से कर्जा जो हमारे ऊपर है, तो वो जो कर्जा होता है, जो डेट होता है, लोन होता है, जो भी है वॉट एवर इट इज, उसे हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आपका यहाँ पर जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट भी आया है, जिसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट इंडिया का भी क्या है, 5% से भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो हमें फिजिकल डेफिसिट भी कम करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल कंसोलिडेशन में क्या होगा, फिजिकल कंसोलिडेशन में यहाँ पर होगा, मेनली हम फोकस करेंगे किस पे, कि हम मतलब कि मेनली जो हमारा घर का है, ठीक है, हम डेट कम ले, यहाँ पर जो सब्सिडीज़ वगैरह मेनली प्रोवाइड की जाती हैं, इस पर हमें कमी करनी होगी, कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट जो आपके फार्मर्स हैं, आप सब्सिडीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनको भी लॉस होगा, ठीक है, तो सब्सिडीज़ वगैरह यहाँ पर जो प्रोवाइड की जाती है, और भी जो सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हमें क्या करना होगा, रिडक्शन करना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, फिजिकल कंसोलिडेशन यहाँ पर कर पाएंगे, और हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उससे हम कम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी इसमें क्या कही जा रही है कि यहाँ पर हमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इनका यहाँ को क्या करना होगा, इनवाइट करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई रेलवे प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई XYZ यहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ही स्पेंड करता है। अब जब गवर्नमेंट ही स्पेंड करेगा तो उनका रेवेन्यू का देखिए सोर्स क्या हो जाता है, सब या तो टैक्स से होता है, मेन जो सोर्स है ना, टैक्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मेनली जो मेन सोर्स तो आपका टैक्स है, तो क्या उससे हम इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो उससे मीटअप हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, है ना, मीट हो ही नहीं रहा एक्सपेंडिचर से। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होगी वो थोड़ी बहुत यहाँ पर कम होगी। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ये पूरा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आपको अगर रीड करना तो यू कैन रीड, बट एज सच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बजटरी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, कंपेयर टू द इंटरिम बजट द सेंट्रल रेवेन्यू पोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव ऑन अकाउंट ऑफ बोथ हायर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। द बेस नंबर ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू GTR for 2023 and 24 was at 34.65 लाख करोड़ रुपीस अकॉर्डिंग टू अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो जो यहाँ पे CGA की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है जो टैक्स रेवेन्यू है 2023 एंड 24 का वो कितना है 34.65 लाख करोड़ रुपीस। ओके, तो ये यहाँ पर फिर से डेटा आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना है, इतना ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेनली यही कहा गया है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा। सो इन कंक्लूजन, बजट नीड एम एट कंबाइनिंग ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। हमें यहाँ पर हमारी ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी पर भी फोकस करना होगा। स्टेबिलिटी में लाइक यहाँ पे जो प्राइस स्टेबिलिटी है, फिजिकल स्टेबिलिटी, इस पर फोकस करना होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिंगल कमिटमेंट टू द FRBM target in the short in the medium term. If the physical deficit of GDP ratio brought down 5.1% in 2024 and 25, it may take another 3 to 4 years to bring it down to 3%. तो ये कहा जा रहा है कि अगर 24 एंड 25 में अभी हमारा GDP अगर 5.1% से अगर हमने इसको कम नहीं किया, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है हमने इसको 5.1% से कम नहीं किया 24 एंड 25 में, तो फिर से हमें 4 से 5 साल लग जाएंगे आने वाले इसको यहाँ पर 3% तक लाने में। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। तो अभी इसमें देखिए वही है कि लाइक बजट आने वाला है। अब बजट जब आएगा तो उसके बाद हमारे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आएंगे, बट अभी ये सच में बस यही एक एजम्पशन लगाया जा रहा है कि हमारा बजट ऐसा होना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा द शेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3.0 फॉर मोदी 3.0।
दिस इज़ द थर्ड टर्म जिसमें हम देखेंगे लगातार जो तीन टर्म्स है उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो ज़्यादातर किस पर फोकस कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो ये गवर्नमेंट है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट है इस पर ये मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस कर रही है। किस पर? मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस कर रही है। अब क्यों कर रही है, इसके पीछे के जो रीजंस हैं, है ना, द रीजंस बिहाइंड दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही आर्टिकल में पूरा लिखा हुआ है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक देखिए, व्हेन द मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टुक ऑफिस इन 2014 द गवर्नमेंट कमिटेड टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग। 2014 में जब पहली बार यहाँ पर मतलब कि हम देखेंगे गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने किस पर कमिटमेंट किया था कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसे हमें इंक्रीज करना है और जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फ्रॉम 15% टू 25% यहाँ पर हमें 2025 तक लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद जीएसटी जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पर हमने रिफॉर्म भी किया है। वर्ल्ड बैंक का जो डेटा वो इंडिकेट ये करता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज इन रिलेटिव डिक्लाइन। इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं सिर्फ हमारा 13% है जीडीपी का, 2022 का ये डेटा है। अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्री से, लाइक वियतनाम में 25%, बांग्लादेश 22%, मलेशिया 23%, इंडोनेशिया 18%, मैक्सिको 21% एंड ऑफकोर्स चाइना 28%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इतना जो कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग से जाता है कहाँ, इन कंट्रीज में। सो इंडिया इज अ पावरफुल डोमेस्टिक कंपल्शन इम्प्रूव इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस। तो यहाँ पर हमारे पर एक कंपल्शन लग जाता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है इसे हमें इम्प्रूव करना है। अब ये कैसे हो सकता है? पहला, इन फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, अब यहीं से आपके पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं, आप यहाँ से इसको शॉर्ट में लिखते जाएंगे। इंडिया हैज मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन रिक्वायरमेंट। देखिए, हम यहाँ पर जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब हमें लोगों को क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। तो एक पहली चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट देना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, कहाँ दें। सभी यहाँ पर इतने ज़्यादा स्किल्ड तो है नहीं, है ना। हमारी जितनी पॉपुलेशन है, क्या सारी पॉपुलेशन पूरी तरीके से स्किल्ड है? नहीं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन बी वन ऑप्शन फॉर अस, जहाँ पर जो आपके लोअर स्किल्ड लेबर हैं उनको क्या किया जा सकता है, रिक्रूट किया जा सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, और दूसरी चीज़ ये भी कि जो रूरल एरिया से लोग यहाँ पर माइग्रेट करके कहाँ आ रहे हैं, अर्बन एरिया में आ रहे हैं। तो अर्बन एरिया में जब आएंगे उन्हें यहाँ पर उनके स्किल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। और कहीं अब देखिए, हर एक इंसान यहाँ पे किसी लैब में जाकर रिसर्च तो नहीं कर सकता है, दैट है ना। लैब में जाके आप डायरेक्टली रिसर्च नहीं कर सकते, आपके पास इतना स्किल ही नहीं है। तो जो ये अनस्किल्ड लेबर है और या फिर आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, ये जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है इस पर हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन रिक्वायरमेंट है, सो अबाउट हाफ ऑफ इंडियन लेबर रिमेन्स माइड इन लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो ये लेबर है वो कहाँ आपकी इंगेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके इंगेज हैं। सो इफ इंडिया अटेम्प्ट्स टू इनेक्ट major farming reforms are successful, there could be a fast massive transition of employment out of agriculture. Okay, so these workers are ill suited for India's highly successful skilled service sector. तो अगर देखिए, अगर इसी तरीके से यहाँ पर रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन होता गया, लेकिन अगर हम, और ये इतने ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है, तो ये हाईली जो स्किल्ड सर्विस है ये क्या है, इसके लिए तो सूटेबल नहीं है। ये जो यहाँ पर रूरल एरिया से एग्रीकल्चर को छोड़कर ये यहाँ पर अर्बन एरिया में आ रहे हैं कि हाँ हमें वहाँ पर कोई जॉब मिल जाएगी, तो यहाँ पर जो स्किल्ड सर्विस सेक्टर है क्या ये उसके लिए सुटेबल है? नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर सकता है, इसमें हमारी हेल्प कर सकता है। सेकंड, द रीजन बिहाइंड इंडियाज डिजायर, ये हमारे रीजंस बताए जा रहे हैं कि इंडिया क्यों बूस्ट करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, नेशंस गुड ट्रेड डेफिसिट, हमारा यहाँ पर जो गुड ट्रेड डेफिसिट है, लाइक हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट हमारा इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में भी गैप आता है, दैट इज़ कॉल्ड क्या, हम अभी जिसकी बात कर रहे थे, हमारा फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो गुड ट्रेड डेफिसिट है ये भी क्या होगा, कम होगा। सो डिस्पाइट अ परसेप्शन दैट इंडियाज एंटी ट्रेड, इंडिया हैज लिटिल ओवर $1 ट्रिलियन इन गुड्स ट्रेड इन लास्ट 12 मंथ। अब देखिए, गुड्स ट्रेड में हमारा $1 ट्रिलियन यहाँ पर स्पेंड हो रहा, तो दैट इज अ बिग अमाउंट। आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितना है। उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, यूएस भी क्या करना चाहता है, यूएस ऑल्सो वांट्स दैट कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है वो यहाँ पर बूस्ट हो। क्यों? इससे यूएस को फायदा है। यूएस अभी कहाँ इन्वेस्ट करता है, चाइना में।
ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग है, यूएस की जो कंपनीज हैं, तो वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है दैट इज़ वेरी गुड. वी ऑल नो दैट अगर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ पर रोबस्ट होता है तो यूएस कहाँ जाएगा, इंडिया की तरफ आएगा. सो यूनाइटेड स्टेट हैज़ अ स्टेक इन इंडिया सक्सेस इन बिल्डिंग अ रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर 2 रीजन्स. कौन कौन से वो 2 रीजन्स है, ये यू विल सी दैट. First, improvement of India's industrial base will have direct and indirect effect on India's ability to underwrite its emerging role in regional security, which is increasingly important given China rising aggression. तो अगर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है, इंडस्ट्रियल बेस, वो इम्प्रूव होता है तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किसके पर पड़ेगा, इंडिया की एबिलिटी. मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वी आर एबल टू प्रोड्यूस दीज पर्टिकुलर आइटम्स. हम यहाँ पर किसी दूसरी कंट्री के ऊपर यहाँ पर डिपेंड नहीं कि हमें ये जो XYZ फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम खुद अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं है कि वहाँ से हम क्या करें, इंपोर्ट करें. इससे क्या होगा, जो हमारी जो रीजनल सिक्योरिटी है वहाँ पर वो स्ट्रांग होगी, है ना. हम वहाँ पर रीजनली स्ट्रांग होंगे और साथ साथ ये जो चाइना का राइजिंग एग्रेशन है उससे हम डील कर सकते हैं. पहला पॉइंट तो ये. इसलिए यूएस क्या करना चाहता है, यूएस चाहता है कि इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस क्या हो वो इम्प्रूव हो. सेकेंड पॉइंट, यूएस ऐसा क्यों चाहता है, some amount of manufacturing will not come back onshore. Having this manufacturing base in friendly countries improve the availability of US supply chain. अगर किसी फ्रेंडली कंट्री के साथ यूएस की कोई फ्रेंडली कंट्री है और उसका मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है वो इम्प्रूव होता है तो ये क्या करेगा, यूएस को हेल्पफुल होगा. कैसे, यूएस को कैसे हेल्पफुल होगा. अब देखिए चाइना के साथ क्या है, थोड़े से जो रिलेशन है आप सभी को पता है किस तरीके से है ना. तो अगर किसी फ्रेंडली हमारे फ्रेंड का अगर अच्छा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर नोट्स चाहिए, हम ऐसे बात करते हैं, आपको नोट्स चाहिए, आपकी क्लास में यहाँ पर 2 ऐसे पर्सन है, एक के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, जो ए है इसके साथ बिल्कुल नहीं बनती, और बी है यहाँ पर उसके साथ आपकी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन बी इतना कैपेबल नहीं है कि वो नोट्स को यहाँ पर क्या करे, अच्छे से प्रिपेयर कर पाए. तो अब आपको क्या करना होगा, मजबूरी में आपको इसके पास जाना होगा और उससे नोट्स लेने होंगे. लेकिन अगर हम क्या करें, इसकी हेल्प करें, आप यहाँ पर हर एक चीज़ में अच्छे हैं लेकिन आप सिर्फ नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने क्या किया, हमने बी की हेल्प करी अच्छे से क्योंकि ये हमारा फ्रेंड भी है और ये अच्छे नोट्स बनाने लगे, प्रिपेयर करने लगे. तो आप क्या करेंगे, आप दोनों को यहाँ पर फायदा होगा, ये आपकी हेल्प कर रहा है और ये आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपको एक ही यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो ये इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया. आई होप आपको ये इस एग्जाम्पल से ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि यूएस ऐसा क्यों चाहता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है वो इम्प्रूव हो. ओके, इतना यहाँ पे क्लियर हुआ. उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब हमें इंडिया को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का ये जो सर्किट है इससे बियॉन्ड सोचना होगा. इंडिया में सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ही नहीं है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो सकती है, हमारा जो बेस है वो अच्छा हो सकता है, और भी अदर यहाँ पर क्या है हमारे पास जो बिजनेस अट्रैक्टिवनेस यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो हैं. सो यूएस कैन play a modest but meaningful role in improving the business attractiveness of Indian states. तो यहाँ पे यूएस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है beyond this दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु सर्किट. ओके, तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स एंड यू कैन apply, you can write these lines in your answers also. ओके, आई होप दिस वन क्लियर. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कुछ 2-3 यहाँ पे फैक्ट्स हैं उसको याद रखना है. ICET ये क्या है, यूएसए एंड इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, जो आपका हम यहाँ पे बात करते हैं बायलैटरल इनिशिएटिव, ये क्या है आपका ICET का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, है ना. तो इसमें क्या है, जो भी हमारी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया और यूएस दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इनके बीच में यहाँ पर क्या होगा, एग्रीमेंट हुआ है कि हम प्रोड्यूस करेंगे. अब वो टेक्नोलॉजी सिर्फ हम बात कर सकते हैं लाइक हमारा जो डिफेंस सिस्टम है इसमें हम कर सकते हैं वेपन्स को वो करने में, आपका हेल्थ सिस्टम है, AI का यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हर एक सेक्टर में जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो इंडिया और यूएस मिलकर आपस में आएंगे और उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है. इतना क्लियर हुआ आपको. ओके, सो हियर विल सी लोकल इंडस्ट्री ऑफिशियल्स एंड मिलिट्री एनालिस्ट मेंटेन द these impediments pertain primarily to the autonomy of US defense companies with regard to transferring technology. अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा,
है ना। मे बी यहाँ पे यूएस चाहे तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर सकता है और नहीं भी कर सकता, दैट इज अप टू द यूएस, वी कांट से एनीथिंग राइट नाउ। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में, इंडिया एंड यूएस के बीच में यहाँ पर आपका क्या है, प्रॉपर एग्रीमेंट है। फिर फॉर नाउ ICET's डिफेंस कंपोनेंट्स इज फोकस्ड ऑन इंडियाज लोकल मैन्युफैक्चरिंग जनरल इलेक्ट्रिक GEF 4141INS6 आफ्टर बर्निंग टर्फोन इंजन्स पावर अंडर डेवलपमेंट तेजस MK। तो यहाँ पर जो कॉम्बैट, यहाँ पर हम क्या एयरक्राफ्ट्स और लोकली यहाँ पर क्या करने की बात की रही है, उनको प्रोड्यूस करने की बात की जा रही। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए दूसरा यहाँ पर फैक्ट क्या है, ICT इमर्ज इनेबल इन टर्न बाय एन अल्फाबेट सोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंडस एक्स। इंडस एक्स क्या है आपका, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ये एक जॉइंट इम्पैक्ट है जिसमें यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है किसके बीच में, कि हमारा जो डिफेंस डायलॉग्स है ना, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, तो इंडिया US मिलकर आएंगे, इसको यहाँ पर और ज़्यादा क्या करेंगे, इन्हेंस करेंगे। सेकेंड है हमारी जो एक्सरसाइज जुगाड़ है, ये आपको याद रखना है किसके बीच में है, अ क्रॉस सेक्शन ऑफ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री ऑफिशियल एवरेड दैट वन स्ट्रेटेजी टू इंश्योर ICET attainment that the related projects centered on the US permitting Indian military to exercise a जुगाड़ और innovation option on its US प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर जुगाड़ क्या है, आपकी एक एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन जो मिलिट्री है ना, इंडियन मिलिट्री जो भी यहाँ पर है, वो क्या कर सकते हैं, यूएस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जो भी यहाँ पे इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स है, जो भी ऑप्शंस है यूएस के, उनको वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और ये इंडिया और यूएस के बीच की ये क्या है, आपकी एक्सरसाइज है। तो अभी आई होप आपको इसमें इतना ही याद रखना है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज ऑन रिड्यूसिंग टैरिफ्स फॉर स्मार्टफोन कंपोनेंट्स। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं, स्मार्टफोन का क्या हो रहा है, आपकी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, स्मार्टफोन का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो स्मार्टफोन को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं, क्या वो कंपोनेंट्स हमारी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, नहीं। तो क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो दूसरी कंट्री से क्या करती हैं, उनको इम्पोर्ट करती हैं। ठीक है, ये इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि स्मार्टफोन्स को बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स का यहाँ पे यूज हो रहा है, कुछ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट सम ऑफ दी यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं, दे आर, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, दैट इज क्लियर। नाउ इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी आइटम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। ड्यू टू दैट उस आइटम का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज हो गया, उसका प्राइस क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। तो जब हमने एक स्मार्टफोन यहाँ पे पूरा रेडी किया तो उसका भी प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको। सो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, या तो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज करें, या फिर जो जैसे कि सेम आइटम है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो टच स्क्रीन का जो ये पूरा टेक्नोलॉजी है वो हम अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर वो दूसरी कंट्री से यहाँ पर आ रहा है, सेम प्रोडक्ट है जो हम इंडिया से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस पर आप टैरिफ लगाइए, नो इशू, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है आपका डोमेस्टिक लेवल पर ही हो रहा है। क्योंकि अगर हम इस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको यहाँ पर लॉस होगा। तो जो सेम चीज़ों का प्रोडक्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेन का प्रोडक्शन इंडिया में कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री से जो पेन आ रहे हैं, मतलब जितनी हमें कमी हो रही तो उस पर आप टैरिफ ज़्यादा लगा सकते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन जिन चीज़ों का प्रोडक्शन, जिन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो रही है तो उस पर टैरिफ क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। क्योंकि इसी से क्या होगा, यहाँ पर जो स्मार्टफोन्स बनेंगे, जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा उसका जो प्राइस होगा वो आपका कम होगा। इतना क्लियर हो। सो हियर यू विल सी इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ICEA एन इंडस्ट्री बॉडी representing mobile and other electronics assembly and manufacturing units has called for reduction of tariffs on certain components। तो ये कहा जा रहा है कि जो certain components है स्मार्टफोन के जो पार्ट्स है उस पर टैरिफ्स को रिड्यूस करना चाहिए। इससे क्या होगा, why impose tariff cut, क्यों टैरिफ कट्स इम्पोज कम करना चाहिए, हियर यू विल सी दैट रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट, यहाँ पर जो आपका इनपुट कॉस्ट होगा वो कम होगा तो जो आपका आउटपुट निकल कर आएगा वो भी आपका कम हो जाएगा, है ना। सो स्मार्टफोन असेंबली यूनिट इन obvious reason for these demand. So if Indian companies such as Micromax, Lava want their phones to be competitive in global market, they should not think of import सब्सटीट्यूशन व्हेन सेलेक्टिंग पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि इंडियन जो कंपनीज है, माइक्रोमैक्स, लावा, है ना, अब तो इतना ज़्यादा इनका यूज़ नहीं होता है। तो अगर इनको कंपटीशन बढ़ाना है, ग्लोबल मार्केट में इनको एक कॉम्पिटिटिव फ़ोन बनना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए पहली चीज़ तो हमें देखिए एक क्या हो जाती है, क्वालिटी भी हो जाती है। क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पर वो कैसा होना चाहिए,
अफोर्डेबल भी होना चाहिए, है ना। क्वालिटी के साथ साथ वो कैसा होना चाहिए आपका, अफोर्डेबल भी यहाँ पर होना चाहिए। ओके, सो ये आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोन वेवर क्रूशियल इशू फॉर फार्मर। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो मिनिमम अभी बजट जो आने वाला है उस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर और जो लोन वेवर है, ये जो फार्मर्स के कुछ क्रूशियल इशूज़ हैं उस पर फोकस करना चाहिए। तो देखिए, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग ये डेटा आया है कि 2015 से लेकर 2022 तक में 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो फार्मर्स है उन्होंने सुसाइड किया है। ठीक है, क्या किया है, सुसाइड किया है। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू दिस ट्रेजिक जो इंडिकेशन है हमारे सामने आ रहा है, एग्रेरियन क्राइसिस जो कंट्री में है, इसे हमें क्या करने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है। ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इशू फॉर फार्मर्स इन द कंट्री टुडे इज स्टैट्यूटरी सपोर्ट प्राइस एट द रेट ऑफ C2 50%। अब ये C2 50% क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब कि अगर हमें गेहूं को, ये आपका राइस है फॉर एग्जांपल, राइस को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें कुछ इनपुट कॉस्ट भी लगता है। इनपुट कॉस्ट फॉर एग्जांपल आपको लेबर का कॉस्ट लगा, ठीक है, लेबर के साथ साथ हमें यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के साथ साथ यहाँ पर जो इरिगेशन है इसके लिए, तो ये जो इनपुट कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इस आर्टिकल में पहला पॉइंट यही कहा गया है कि जो इनपुट प्राइस है इसे हमें कट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है तो आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो MSP है ना, उस पर अभी हमें इतना ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा, वो अभी भी क्या है, वैसा ही स्टेगनेंट है, स्टेबल है। सो द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज कंटिन्यूसली राइजिंग। Expectation on budget is they must cut down the cost of production by reducing the price of fertilizers, seeds, insecticides, diesel, water and electricity। तो ये कहा जा रहा है कि फार्मर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट में क्या हो, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इनपुट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो, लाइक हम फर्टिलाइजर्स का जो प्राइस उसको कम कर दें, सीड्स का यहाँ पर प्राइस कम कर दें, इंसेक्टिसाइड्स, डीजल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो आपका इनपुट कॉस्ट कम होगा, तो ये फार्मर्स के लिए क्या होगा, सही होगा। उसके बाद क्या है, लोन वेवर। देखिए, हर एक फार्मर को हम नहीं कह रहे कि आप लोन वेवर प्रोवाइड करिए, लेकिन एक बार तो एटलीस्ट जो फार्मर्स है उन्हें लोन वेवर यहाँ पर दिया जाए। थर्ड पॉइंट इसमें क्या कहा जा रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब क्या होता है, कई बार These sectors are being handed over to private companies। ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज को हैंड ओवर किए गए हैं, प्राइवेट कंपनीज को हैंड ओवर किया गया है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ वाटर है और पावर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो कंट्री में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, जिससे कि क्या हो, ये जो कॉस्ट है वो कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो फार्मर्स को यहाँ पर फायदा मिलेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये कहा जा रहा है, एक्सपेंड मनरेगा। मनरेगा को यहाँ पर एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। That the sixth point is about the expansion of Manrega. Ever since the Modi government came to power, have been trying to starve Manrega of funds। अब देखिए यहाँ पे मनरेगा में मतलब ये कहा जाए, जब से ये गवर्नमेंट आई है तो मनरेगा में यहाँ पे फंडिंग सही से नहीं हो रही है, और जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है उसे भी यहाँ पर सिर्फ अब वो कितने हो चुके हैं, 42 डेज हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पे मनरेगा पर भी क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे जो रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स हैं इस पर भी चेंज करने की बात की गई है। ओके, सो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो फार्मर्स के द्वारा यहाँ पर क्रूशियल इश्यूज़ हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले बजट में इन इश्यूज़ को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी आपको यहाँ पर पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली यहाँ पर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।